बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क का जो मुस्तकबिल होता है वो बच्चे होते हैं और बच्चों को जो पढ़ाते हैं वो उस्ताज़ा होते हैं। आज जो है उस्ताज़ा सड़कों पर आ गए हैं और बच्चे जो हैं कोरोना के बाद स्कूल बंद होने के बाद घरों में हैं। आखिर ये उस्ताज़ा सड़कों पर क्यों आए हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, इनके गवर्नमेंट के साथ तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं। वज़ीर तालीम मुराद रास के साथ इनकी काफ़ी जगह बैठक भी हुई, लेकिन इनके तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत जो है पूरी ना कर सकी। उस्ताज़ा जो है वो मुतालबा करते हैं कि उनके स्केल की अपग्रेडेशन रुकी हुई है, कई टीचर्स का अलाउंस रुका हुआ है, कई टीचर को कहा गया था कि आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन कई सालों से अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। मेरे साथ पंजाब गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन ऑफ जो कंप्यूटर के टीचर हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। मेरे साथ सड़क पर मौजूदा खवातीन भी हैं और मर्द उस्ताज़ा भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर तहफ़्फ़ुज़ात है क्या, क्यों हुकूमत इनकी बात नहीं सुन रही। सबसे पहले हम जो खवातीन उस्ताद हैं इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, स्कूल खुलने में जो है 15 तारीख दी गई है कि 15 तारीख को जो है 7 तारीख को मीटिंग होगी, स्कूल खोलेंगे, क्या मजबूरी बनी? देखिए जी, उस्ताद जो है ना, इस माशरे में, हमारे मुल्क में उस्ताद की इज्जत बिल्कुल नहीं है। सबसे मजलूम और पिसा हुआ तबका उस्ताद है। आप किसी भी महकमे में चले जाएं, जहाँ पे जो आज उस्ताद पढ़ा लिखा के बच्चे को इस काबिल बनाता है, जो इतनी बड़ी बड़ी सीट्स पे बैठे हुए हैं, तो वो उस्ताद की वजह से बैठे हैं ना। बिल्कुल। तो जब उस्ताद वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो लिहाजा माशरे में कोई इज्जत ही नहीं है हमारी। और सबसे बड़ी इंग्लिश टीचर, सबसे पहले बात यह कि इंग्लिश टीचर को गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया 95 में, और उसके बाद तो जैसे वो भूल ही गए इंग्लिश टीचर्स। हम इंग्लिश टीचर हैं, 25 साल हो गए, रिटायरमेंट के करीब पहुंच गए हैं, लेकिन हमारी कोई प्रमोशन नहीं। क्या इशू है, क्या असल आपके मुतालबात पुरानी हुकूमत ने भी नहीं माने, नई हुकूमत, क्या मसला है? मतलब कि हमें कोई हमारी प्रमोशन नहीं, हम EST हैं और EST ही रिटायर हो जाएंगे। मेरा कोई अपग्रेडेशन नहीं, कोई अपग्रेडेशन। आप किसके पास गए अपना मुतालबा लेके? हम बहुत ज्यादा, हमने हफ्ता के अपीलें भी की हैं, अदालत में भी गए हैं, हमें कहीं पे भी कोई हमारा हक नहीं बना। अच्छा, जब आप एहतजाज करने सड़कों पे आते हैं तो आपको लगता नहीं कि हुकूमत की तरफ से आपको जो नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है, आपको टर्मिनेट किए जाने का कोई खदशा नहीं होता कि आप हुकूमत के खिलाफ ही बात करने आ गए? हालांकि आप सरकारी टीचर हैं। देखिए, हुकूमत के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसकी तवज्जो हुकूमत की इस तरफ करवा रहे हैं कि मेहरबानी करके हमारे हाल पे रहम करें। उस्ताद भी एक माशरे का एक बाइज्जत शहरी है, उसके सारे मसाइल आप देखें, बैठें, सोचें कि वो क्यों इतना मजलूम है और उसके साथ क्यों जुल्म कर रहे हैं। हमारी पे इतनी नहीं बढ़ रही, बल्कि उल्टा जो बाकी महकमों में हर कोई अपनी अपनी पे बढ़ा के बैठा है, हमारे महकमे में से तो हमारा महकमा तो बढ़ाता भी नहीं है, और वो ये कि बल्कि अलाउंसेस भी हमारे कट रहे हैं। अलाउंसेस भी कट रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आपके मुतालबात है क्या बुनियादी तौर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमारे असातिज़ा कराम के पंजाब में इतने इशू हैं कि मैं नहीं बता सकती, बेशुमार इशू, मगर मैं एक इशू पर इस वक्त बात करूंगी जो बड़ा अहम है, वो है असातिज़ा की इन सर्विस प्रमोशन। ठीक है। वो कब से 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल से एक ही स्केल पर बैठे हैं और अब तक उनकी प्रमोशनें नहीं। वो रिटायर हो रहे हैं उसी स्केल पर जिस पर आए थे, या एक अपग्रेडेशन हुई थी, वो एक स्केल आगे बढ़ा दिया था, मगर तनख्वाहों में इजाफे के बजाय कमी हुई थी। पाकिस्तान जब से बना है, सरकारी मुलाजमीन ज़ाहिर है हुकूमत के जिम्मेदारी है उनको फैसिलिटेट करना, लेकिन बजाय इस हुकूमत ने उनको फैसिलिटेट करें, इनकी जो जितनी भी सहूलियात थी उनको कम किया है। अगर हमारे घरों के चूल्हे बंद होंगे तो स्कूल खुलें या ना खुलें, हम तो सड़कों पर आएंगे। हमें रोज़ी चाहिए, हमें महंगाई के लिहाज से हमारी तनख्वाहें चाहिए, हमें प्रमोशन चाहिए। इन सर्विस प्रमोशन बंद कर दी गई है, टाइम स्केल बंद कर दिया गया है, असातिज़ा के लिए तमाम तरक्की की राहें बंद कर दी गई हैं। क्यों? वज़ीर आज़म साहब से दरख्वास्त है, वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब से दरख्वास्त है, हमारी वज़ीर तालीम से दरख्वास्त है, हमारी सेक्रेटरी तालीम से दरख्वास्त है कि प्लीज़ असातिज़ा बड़ा पिसा हुआ तबका है, इसकी इज्जत करें। इनकी वजह से आप इन पोस्टों पर बैठे हैं। प्लीज़ ऐसी असातिज़ा दुश्मन पॉलिसी मत बनाएं जिसमें हमें पीस के रख दिया है। तमाम महकमों को अलग अलग करके तमाम महकमों की तनख्वाहें खामोशी से बढ़ा दी गई हैं
उनके अलाउंसेस बढ़ा दिए गए हैं, मगर पंजाब ने तो सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह नहीं बढ़ाई इस दफा, आप कैसे कह सकते हैं कि बढ़ाएगी? पुलिस की बढ़ाई है, अदलिया वालों की, सेक्रेटरीट की बढ़ाई है, असेंबली में देखें आप उनकी तनख्वाहें कई 100 गुना बढ़ी हैं। वुज़रा की तनख्वाहें नहीं बढ़ाएंगे, असातिज़ा की सिर्फ नहीं बढ़ाई। असातिज़ा हम पूछना चाहते हैं कि हम अछूत हैं क्या? हम ऐसा तबका है कि हमारी तरफ गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी? हम आज सड़कों पर क्यों हैं? हमें तो कुर्सी मिलनी चाहिए, हमें तो वो इज्जत मिलनी चाहिए, हमें सिर्फ इज्जत ही दे दें या हमें उतनी तनख्वाह दे दें जितना हमारा घरों का गुजारा हो सके। 1500 रुपया हमारा मेडिकल अलाउंस है, क्या 1500 रुपया हमारी ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, इतनी बीमारियां हमें लग गई हैं। 25-25, 30-30 साल हमने गवर्नमेंट को, स्कूलों को और बच्चों को पढ़ाने को दे दिए हैं अपनी जिंदगी के, हमें क्या मिला है? इस वक्त हम सड़कों पर रुल रहे हैं। हुकूमतें गवर्नमेंट के मुलाजमीन को हमेशा से सहूलतें देती रही है और हर आने वाली हुकूमत ने उसमें मजीद इजाफा किया है। मुझे ये बताएं कि आप इस हुकूमत ने इजाफा नहीं किया, इस हुकूमत ने बल्कि सब कुछ जो दिया था अब से लेकर पाकिस्तान में छीन लिया है। इस हुकूमत ने रिलीफ तो दिया है, कोरोना में सब डिपार्टमेंट के कट लगे हैं, लेकिन टीचर को कोरोना में हमें घर बिठा दिया, हमारे तनख्वाहों को काट के, हमारे अलाउंसेस सारे कट गए, हमें क्या मिला है? बल्कि और कमी हुई है। हमने बच्चों को किस तरह से, किस तंगदस्ती से हम उनको पाल रहे हैं, हम घरों के चूल्हे चला रहे हैं, अपने खर्चे किस तरह चला रहे हैं, ये हम जानते हैं, गवर्नमेंट नहीं जानती। हम बिजली के बिल नहीं दे सकते, हम एसी में नहीं बैठ सकते, ये एसी के अंदर बैठकर फैसले कर रहे हैं। क्या फैसले कर रहे हैं कि जी टाइम स्केल बंद कर दो, इनकी जो ग्रेजुटी खत्म कर दो, इनकी पेंशन खत्म कर दो। बात की इनके साथ, आपने बात नहीं की? हम बात किसके जरिए? हम मीडिया के जरिए करते हैं ना बात, हमारी सुनवाई नहीं होती, हमें नहीं बुलाया किसी ने, हमें आप खुद चले जाएं। अगर हम जाते भी हैं तो हमें मीठी गोली दे के तनख्वाह दिया जाता है। आपकी किन से मुलाकात हुई है? आपने वजीर तालीम से मुलाकात? वजीर तालीम से हमारे महकमे की बात हुई है, मीडिया के जरिए भी बात हुई है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सुनते सब है, मगर करता कुछ नहीं। सुन लेते हैं, अमली मुजाहरा बात नहीं करते, कुछ नहीं होता, मीठी गोली दे के हमें तनख्वाह दिया जाता है। और आज 2 साल हो गए हैं जो है यू टर्न लेते हुए। मुझे ये बताएं कि जब आपको बच्चे देखेंगे टीवी स्क्रीन के ऊपर, आप एहतजाज कर रहे हैं, तो उन बच्चों में क्या एक नेगेटिव मैसेज नहीं जाता? हमारे उस्ताद सड़कों पे आ गए, तो उनका मुस्तकबिल क्या है? बच्चा हर एज का है, हर ग्रेड का, उसने अपने दिमाग के मुताबिक हमारा सोचना है कि हमारी ये टीचर जो है सड़क पर खड़ी है, कोई कहेगा भीख मांग रही है, कोई कहेगा अपने लिए इसकी इज्जत नहीं है, तो वही कुछ वो करेंगे ना हमारे लिए। बिल्कुल बड़े होकर असातिज़ा की इज्जत कहाँ गई? कुछ भी नहीं है। जब ये वुज़रा और ये जो हमारे बड़े बड़े ऑफिसर हैं कुर्सियों पर बैठे, ये हमारी इज्जत नहीं कर रहे, तो हमारे इनके जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि रिस्पेक्ट जो है उस्ताद की बड़ी जरूरी है, इज्जत चाहिए। मैं इस चीज के हक में हूँ कि उस्ताद की इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि मैं या आप जो है अगर बड़े हुए हैं, हमने सीखा कुछ तो इन उस्ताद की वजह से सीखा, अगर उस्ताद ना होते शायद हम ना सीख सकते। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप बारहा जो है सरकार के पास गए, अपने मुतालबात लेके गए, आखिर क्या वजह है कि वो अमल क्यों नहीं करते? आपको क्यों हर दफा ये कहा जाता है कि जो है आपकी बात मान ली जाएगी, नहीं, जो कि नहीं मानी जाती, तो आप मजबूर होकर सड़क पे आ गए? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि हमें किसी गवर्नमेंट से कोई इख्तलाफ नहीं है। अच्छा, ये नहीं वजीर आजम कोई भी हो, हम पाकिस्तानी हैं, हम तो अपने मफाद में बोलते हैं ना। अब देखें कि जब हमारी सीनियरिटी इंग्लिश टीचर की पहले इन्होंने अलग से रखी थी, ठीक है, कि इंग्लिश टीचर जो इनकी सीनियरिटी अलग है। इसके बाद काफ़ी साल तक हम इंग्लिश टीचर को भूले रहे, फिर हम सीनियरिटी का पता करते रहे। उन्होंने बाद में कहा कि जी अब आपकी दूसरी EST जो है ना उनके साथ मर्ज कर दी है। कोई मैकेनिज्म नहीं है? मैकेनिज्म नहीं। तरक्की कैसे होगी? कितने सालों बाद स्केल अपग्रेडेशन हो गई? कोई मैकेनिज्म नहीं बताया गया। हाँ जी, आप देखें, बेशक हमारी अपग्रेडेशन नहीं हुई, लेकिन हमारा भी जज्बा देखें। हमारा पेशा जो है पैगम्बराना है, उससे ईमानदारी से हम बच्चियों को पढ़ाते हैं। और ये हमारी जो तालीम है, इसके अलावा इतने हम उनको अहलाकी लेसन देते हैं, तो यकीन करें बिल्कुल ये हमारी सगी बेटियां हैं। लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारे मुतालबात हैं उनको ज़रा गौर से सुने। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम छुट्टियों में घरों को छोड़ें और बाहर निकले ना, हमें अच्छा लगता है रोड पे फिरना।
आप देखें 25 साल से हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम स्टार्ट हुए थे, और यहीं से तो ये हाँ यानी जी। कोई तरक्की नहीं आई, आप ये कहना चाह रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे ये मेरे माइंड में आता है फौरी तौर पे, कि जब आपकी अपग्रेडेशन नहीं हुई, आपका स्केल नहीं बढ़ता, आप हुकूमत के पास जाते हैं, नहीं सुनी जाती, कैसे फिर उसी तनख्वाह पे गुजारा होता है जो तनख्वाह आज से 20 साल पहले मिलती थी, और आज भी अगर वही मिलती है तो घर का कैसे किचन चलता है? आप तो खतून खाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आप देखें कि जैसे महंगाई का तनासुब जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, ठीक है। अगर इसके साथ साथ हमें जो है वो हमारी तनख्वाहों में उसी हिसाब से इजाफा नहीं किया जाता, तो हमें तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है। हम लोग जो है वो इधर उधर से उधार लेना पड़ता है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल जो है वो गुजारा कर रहे हैं हम लोग। लेकिन ये है कि महंगाई की शरह आप देख लें कि आजकल जो भी चल रही है, कोई भी आप सब्ज़ी लेने जाओ या कोई भी आप अशिया नाश लेने जाते हैं तो उनमें बेशुमार इजाफा हो चुका हुआ है। और अगर हम अपनी तनख्वाहों को देखते हैं तो हमारी तनख्वाहें जो है वो इस काबिल नहीं है कि उसमें हम लोग जो है वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें या हम अपने लोग घर में बच्चों को अच्छा खाना खिला सकें, जिसकी वजह से हम लोगों को जो है वो बाहर आना पड़ा और हमें जो है वो इसके ख़िलाफ़ जो है वो कदम उठाना पड़ा है कि खुदारा हमारे लिए सोचे, हमारे बच्चों के लिए सोचे, ताकि हम उनकी अच्छी परवरिश कर सकें। जिस तरह हम दूसरों बच्चों को जो है वो अपना बच्चा समझ के पढ़ा रहे हैं, उनके आगे लेके जा रहे हैं, उनके लिए जो है वो एक सीढ़ी का काम कर रहे हैं, तो हमारे बच्चों का ख्याल भी उसी तरीके से ही रखा जाए, बिल्कुल ताकि रखना चाहिए। ये उनका भी उतना ही हक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि घर का जो है बजट कैसे मैनेज होता है? जितनी आपकी तनख्वाह है, अगर आप ये कहते हैं कि आपका स्केल अपग्रेडेशन नहीं हो रहे, तनख्वाह नहीं बढ़ रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। घर का बजट बिल्कुल भी मैनेज नहीं होता। हमारी तनख्वाहें आने से पहले हम लोग उनको इस्तेमाल कर चुके होते हैं, इधर उधर से पकड़ के। जैसे ही हमारी सैलरीज आती हैं वैसे ही हम लोगों ने जो है जहाँ से लिया होता है हम दे चुके होते हैं। तो एट द एंड ऑफ यानी उधार लेके आप एक मंथ अपना पूरा करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और ये इस तरह ये क्या हमारी जो है हमें जीने का कोई हक नहीं है क्या? हमें जो है वो हमारी सैलरीज इतनी नहीं होनी चाहिए, हमारी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। हम लोग सारा हम बीइंग IT टीचर हम लोग जो है वो सारा जो है वो छुट्टियों के दौरान भी स्कूलों में जाते हैं, जाके काम करते हैं, हमारा कन्वेंस भी नहीं मिल रहा। जो सैलरी हमें दी जा रही है उसमें से भी बहुत सारी कटौतियाँ की जा रही हैं। तो क्या इतनी सी सैलरी में हमारे सीनियर जो है वो गुजारा कर सकते हैं? तो आपके पास आपके साथ क्या वादे दो चार किए गए, मुझे बता दें, जो नहीं निभाए गए? हमारे साथ वादा हमें जो है टाइम स्केल दिया गया, 17 हमें दिया गया एज SST आफ्टर 10 जब ईयर्स। आप जो लोग जो है भर्ती हुए थे, आपको 17 स्केल पे भर्ती किया गया था? नहीं, हमें 16 पे किया गया ठीक था, है। लेकिन उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि टाइम स्केल दिया जाएगा। 10 साल बाद आपको 17वें स्केल में अपग्रेड कर दिया हाँ जी, जाएगा। अपग्रेड कर दिया तो जाएगा। कितने साल हो गए? हमें अब 11वां साल जा रहा है। लेकिन अपग्रेड नहीं किया गया। अपग्रेड किया है लेकिन वही नोटिफिकेशन वापस लिया जा रहा है कि वो भी चंद एक लोगों को किया है, बाकायदा तौर पे सबको नहीं किया कि ये जो है वो वापस लिया जाएगा, ये वापस जो है वो 17 पे आएंगे। इसी तरीके से हमें जो है IT अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा, जबकि साइंस टीचर्स को अलाउंसेस मिलते हैं। IT टीचर्स बहुत सारा काम जो है वो स्कूल का करते हैं, लेकिन हमें IT अलाउंस भी नहीं दिया जा रहा। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे जो है ये मसाइल का हल करें, हमें पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है हमें मौका दिया जाए, ताकि हम अपने बच्चों की परवरिश और अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया जी। आपका राइट है कि आपका जो आपसे प्रॉमिस किया गया था कि 17 स्केल की अपग्रेडेशन होगी, लेकिन उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। ये बड़ी अहम बात है। लास्ट क्वेश्चन मैं इनसे पूछूंगा, एक बड़ा अहम बात जो है, आप मुझे ये गाइड करिएगा कि अब जो है सूरत हाल ये है कि अगर आपकी बात नहीं मानी जा रही तो नेक्स्ट प्लान क्या? अगर 15 को स्कूल खुल जाते हैं, क्या स्कूल में भी कोई एहतजाज करेंगे आप? क्या बच्चों को साथ स्कूल लेंगे? जो है वो एहतजाज की जगह नहीं है। ठीक है। स्कूल तालीम देने की जगह है, बिल्कुल ठीक है। और हम वहाँ पर बिल्कुल एहतजाज नहीं करेंगे। हम अपने बच्चों को पढ़ाने जाते हैं, एहतजाज करने के लिए वहाँ नहीं जाते। और ना ही बच्चों को, बिल्कुल भी बच्चों को ये हमने कॉन्सेप्ट नहीं देना कि स्कूल जो है ये तालीम के अलावा भी किसी और काम के लिए भी। लेकिन ये तो बताया जाएगा बच्चों को कि जिंदगी में राइट्स किस तरीके से लेने हैं आपने। वो राइट्स उनकी तालीम का हिस्सा है जो हम बताते हैं उनको, मगर हमने अपना राइट फिर सड़कों पे आके लेना है। ठीक है। हम सड़कों पर आएंगे, हम जलील करें ये गवर्नमेंट या हमें इज्जत दे, अब ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो असातिज़ा को इज्जत दे रही है या जलील कर रही है। पैसे फाइनेंशियली तौर पर हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हम एक महीना कर्जे से उतारते हैं, अगले महीने का इंतज़ार करते हैं कि वो तनख्वाह मिलेगी, कर्जा उतारेंगे, फिर आगे से फिर कर्जा शुरू हो जाता है।
چلے جی، इस ہم نے तरीके से हमारे घर चल آپ रहे کی हैं। بات جو ہے وہ بالکل بجا ہے. آپ نے سنا کہ یہ جو خاتون جو ہیں، خواتین ٹیچرز ہیں گورنمنٹ سکولز کی، سرکار کی، آج کل بھی ہم نے یہی دیکھا ہے اور سنا ہے کہ جب بھی ایک بچی جو ہے وہ پڑھتی ہے، اپنی گریجویشن مکمل کرتی ہے، تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سرکاری سکول میں، سرکاری کالج یونیورسٹی میں ٹیچر لگ جائے جو پڑھانا چاہتے ہیں. لیکن کل کو ان کی صورتحال کیا ہوگی یہ نہیں بتایا جا سکتا. ان لوگوں کو دیکھیں آپ، ان کو 20-20 سال ہو گئے ہیں، 25-30 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے. ان کا گزارا اس سسٹم کے تحت نہیں ہو رہا. جو ان کے ساتھ پرومس کیے گئے تھے نہیں پورے کیے. ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ جو آپ نے کانٹریکٹ ہمارے ساتھ کیا تھا، کم از کم اس پہ عمل درآمد کر لیا جائے تاکہ ان کے گھر کا کچن جو ہے وہ آسانی سے چل سکے. ہم وقت چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور دیگر اساتذہ سے ہم بات کرتے ہیں. بریک کے بعد ناظرین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے سرکاری سکول ایسوسی ایشن کی. جو گورنمنٹ سکول کے ملازمین ہیں وہ سراپا احتجاج ہیں اور پنجاب کے سرکاری سکولوں کی جو ایسوسی ایشنز ہیں مختلف قسم کی وہ اکٹھی ہو چکی ہیں اور اپنے مطالبات کے حق میں سڑکوں پہ نکل آئے ہیں. پہلے اپنے خواتین جو ہے اساتذہ ان سے بات کی. اب مرد اساتذہ میرے ساتھ موجود ہیں. ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے لوگ ہیں، مختلف جو ہیں وہ سبجیکٹس کے ٹیچر ہیں جو کہ سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. اچھا سر، مجھے سب سے پہلے اپنا نام اور ڈیزیگنیشن بتا دیں ایسوسی ایشن. میرا نام عاقب محمود ہے اور میں پنجاب فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ. جی بالکل ٹھیک ہے. اور فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کے ساتھ یہ جو ہے یہ ناروا سلوک جو ہمارے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رکھا جا رہا ہے، یہ اس طرح ہے کہ کیا ناروا سکول ہے؟ اس طرح ہے کہ ہمارے جو فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز لوگ ہیں وہ MS اور MPhil کر کے ایجوکیشن اسپیشل ڈگری کر کے، ایک پروفیشنل ڈگری کر کے اس ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں اور یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ بالکل جو ہے فزیکل ایجوکیشن اور سپورٹس بالکل سکولوں میں نہیں ہے اور اس کو بالکل نیگلیکٹ کیا گیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فزیکل ایجوکیشن ہے ہماری، اس میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو ایک سپورٹس پیریڈ ہوا کرتا تھا اسکولوں میں، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی. اس میں ہم سپورٹس ایکٹیویٹی کرتے تھے. جو ہمارے PT ماسٹر صاحب ہوتے تھے ہمیں کھیلوں کے میدان میں اسکول کے گراؤنڈ میں لے کے جاتے تھے اور وہاں سپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی تھی. اس کے بعد فزیکل ٹیچرز آگے اور ان کا کام بھی یہی ہے کہ جو اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، کوئی فٹ بال کا پلیئر ہے، کوئی ہاکی کا پلیئر ہے، کوئی کرکٹ کا پلیئر ہے یا کوئی کسی اور شعبے میں، تو اس کو فزیکلی فٹنس کے لیے ساری کارروائی ہوتی تھی. میں غلط تو نہیں ہوں سر؟ اور پبلک سکول جو تھے وہ ایک معاشرے کو، ایک ہمارے کنٹری کو ایک اچھا پولیس مین، ایک اچھا سروس مین اور ایک اچھا جو شہری بناتے تھے. لیکن اب یہ کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اصل وجہ کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹ بالکل جو ہے یہ سوتیلی ماں کی طرح اس ہماری فزیکل ایجوکیشن کو ٹریٹ کرتی ہے اور یہ بالکل سکولوں میں، ایون سکولوں کی پرفارمنس کے اندر فزیکل ایجوکیشن کو بالکل نیگلیکٹ کیا گیا ہے. اس کی وجہ سے بچے جو ہیں اور آج کل ہماری جو نیو ینگ جنریشن ہے وہ ڈرگس کی طرف جا رہی ہے، وہ سپورٹ سے دور ہو گئی ہے. فزیکل ایجوکیشن ٹیچرز کو بھی جو ہے وہ بالکل ایسے سوتیلی ماؤں کا سلوک کیا کہ جو ٹیچرز ہمارے PET ٹیچر ایز اے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ 30 سال کے بعد PET ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں. کوئی ترقی نہیں ہوتی 30 سالوں میں. اسٹرکچر ہمارا بالکل نہیں ہے. ہمیں فزیکل ایجوکیشن والوں کو بالکل جو ہے وہ ایک بالکل ان کو اگنور کیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فزیکل میں اگر کسی نے ماسٹرز کیا ہے، آگے MPhil کرنا چاہ رہا ہے، وہ PhD کرنا چاہ رہا ہے، وہ کر بھی رہا ہوگا، تو اس کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے. اس کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے، اپرچونٹی بلکہ بلاک کر دی جاتی ہے. ایون اس کو گیپ، یہ سروس اسٹرکچر میں گیپ ہے. ہمارے لوگ جو ہیں وہ فزیکل ایجوکیشن ایک 30 سال یا 25 سال کی جس بندے کی سروس ہے اس کو پروموشن نہیں ہے. لیکن اگر کوئی باہر سے آ جاتا ہے اس کو پروموشن، وہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. باہر سے کہاں سے آ جاتا ہے؟ مطلب اگر پرائمری اسکول ٹیچر کی پروموشن ہے، جیسے PST ہے وہ EST ہو جاتا ہے، SST ہوتا ہے، SS ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا وہ پروموشن نہیں ہے. ہم EST فزیکل ایجوکیشن آتے ہیں اور EST فزیکل ایجوکیشن ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں. ہمارا سروس اسٹرکچر ہی نہیں ہے. سروس اسٹرکچر جو ہم چاہتے ہیں، ہمارا جو مطالبہ ہے کہ ہمارا سروس اسٹرکچر ہو اس میں EST فزیکل سے SST فزیکل ہو اور SST فزیکل سے SS ہو تاکہ آپ کی ترقی ہوتی ہے. ہماری ترقی. یہ بیسیکلی کنٹری کا اور یہ موٹیویشن ہے. بیسیکلی جتنے لوگ اتنی ایجوکیشن کر کے آ رہے ہیں وہ بالکل جو ہے وہ ڈیسارڈ ہو گئے ہیں. اس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کے لیے بالکل گنجائش ہی نہیں ہے. اور وہ اسپیسیفک کیڈر ہونا چاہیے. اسپیسیفک کیڈر مطلب ہمارا فزیکل کا الگ سے ہمارا کیڈر اور ہمارا آپس میں کمپٹیشن ہو. ہمیں یہ جنرل میں پھینک دیتے ہیں EST کے ساتھ جو EST آرٹس ہیں.
बेसिकली हमारा अपना कैडर होना चाहिए, जिससे बाकी टीचर्स का है, बाकी सब्जेक्ट्स का है। यानी आपको अपना एक डिपार्टमेंट होना चाहिए जिसकी पूरी हायरार्की होनी चाहिए। इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ये जितने भी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स हैं ये क्यों भर्ती किए जाते हैं? ठीक है। ये स्पोर्ट्स के लिए भर्ती किए जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है जिसमें हमने जाके परफॉर्म करना है। अगर हमारे स्कूल की कोई किसी भी स्कूल की कोई टीम जीत के आती है उसको कोई क्रेडिट नहीं है, अगर हार के आती है उससे कोई पूछगिछ नहीं है, और अगर कोई स्कूल किसी भी तरह से किसी भी एक्टिविटी में स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होता तो उससे कुछ नहीं पूछा जाता। उसकी एक ही रीज़न है, हमारे ऊपर हेड नहीं है। हमारे जो सर्विस के मामला हैं वो अपनी जगह है, लेकिन हमें ना तो फैसिलिटेट किया जाता है किसी भी तरह से गुड्स के लिहाज से कि हम स्पोर्ट्स गुड्स को यूज़ करके इन बच्चों को नेशनल इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बना सकें। उसके लिए हमारे पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हेड नहीं है, कोई फंडिंग नहीं है। अगर किसी ने कोई टीम बनानी है किसी पीटी ने, तो वो अपनी पॉकेट से जो उसको सैलरी मिलती है उसमें से वो निकालता है और निकाल के अपनी टीम बनाता है। और ये वो चंद लोग हैं जो खुद स्पोर्ट्समैन है, खेल के हैं, उनको अपना जो है एक शौक है, उसके लिए वो चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है आगे बढ़े। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं पर्सनली कुछ ऐसे पीटीज को जानता हूँ जो लाहौर के अंदर मौजूद हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राइवेटली काम कर रहे हैं और एक साल के अंदर बच्चे को नेशनल चैंपियन तक लेके जा रहे हैं। उसकी एग्जांपल मेरे साथ में 3-4 एग्जांपल्स हैं। अच्छा, ऐसे भी होता होगा कि जो पीटी मास्टर जितने हैं या फिजिकल के जो टीचर्स हैं, ये बच्चे को स्कूल में हो सकता है वो तरबियत ना देते हो जो प्राइवेट तरबियत देते हैं, ऐसा फर्क क्यों देखने को मिलता है? मैं आपको बताता हूँ, हम लोग 8 घंटे के लिए एक गवर्नमेंट इदारे के अंदर मौजूद होते हैं और उस 8 घंटे में हमसे हमारा काम नहीं लिया जाता। उसके लिए हमारे पास कोई सिस्टम मौजूद काम तो आपने खुद करना है ना, बच्चों के साथ आपने बच्चों को खुद एंगेज करना है। लेट्स सपोज एक दिन में जो है आपका एक पीरियड आता है कि स्पोर्ट्स पीरियड है, 1 घंटे में 30 बच्चों की क्लास है, उनको एंगेज तो आप लोगों ने करना है ना। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता हूँ कि जो मुस्लिम मॉडल स्कूल जिसमें मैं पिछले 8-9 सालों से हूँ, उस 9 साल के अंदर जो पिछले 40 साल से वो क्रिकेट टीम का चैंपियन स्कूल है। ठीक है। उसने पूरे पाकिस्तान को जीता हुआ है और जितने भी अभी बाबर आजम है या नासिर जमशेद, ये जितने भी बच्चे हैं ये इसी स्कूल से निकले। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं है और इक्विपमेंट भी नहीं है। इक्विपमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना कि भाई मैंने अपनी पॉकेट मनी से जो मुझे सैलरी मिलती है उसमें से मैंने पैसे निकाल के इन बच्चों पे 2 साल से खर्च कर रहा हूँ। 5 साल टीम बन रही, दूसरे साल वही टीम पीसीबी के टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में आउट हुई और उस टीम से आउट हुई जो फाइनल जीती। अब मैं तो ये कर रहा हूँ, वो आप जाती काबिज से कर रहे हैं, लेकिन सरकारी तौर पे काबिज नहीं है। एक सेकंड, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। आप भी पीटी मास्टर हैं जी? अच्छा, आपका क्या इशू है? मैं मोहम्मद दाऊद, पंजाब एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर लाहौर का। अच्छा, कंप्यूटर टीचर का इशू है। कंप्यूटर के आप तो कुछ सालों पहले जो है कंप्यूटर टीचर हायर किए गए हैं, बाकायदा से काम हुआ है, लैब्स बन गए हैं। अब आपका काम है टेक्नोलॉजी से आगाह करना स्टूडेंट्स को, कंप्यूटर पीरियड भी होता है, तो आपके इश्यूज क्या हैं, मसला क्या है? सर, हमारे इश्यूज की जो दलील है ना वो ये है कि एक पैगम्बराना पेशे से मुंसलिक होके मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल इसको दिए हैं। ठीक है, अपनी नेशन को दे दिए हैं। नेशन बिल्डिंग के लिए मैं इस काज के लिए निकला हूँ, लेकिन उसके बाद मैं यहाँ रोड पे खड़ा हूँ। ठीक है, इससे बड़ी और क्या दलील होगी कि मैं डिससेटिस्फाई नहीं हूँ मैं और यहाँ रोड पे क्यों आया हूँ। अगर मैं कंप्यूटर टीचर्स के मसाइल की बात करूं तो उनको साइड पर रखकर एक आम जो हर टीचर हर कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है उसके मसाइल भी बेइंतहा है। अगर कंप्यूटर टीचर की बात करें तो हमें जो आपने बात की है कि लैब बन गई है, हमें पीरियड दे दिया गया है, बच्चे हमारे पास हैं, वाईफाई की सहूलत दे दी गई है स्कूलों में, हर चीज़ सहूलत दे दी गई है। उसके बाद हमें कहा क्या गया है कि ये जो ईमेल आज सुबह डिपार्टमेंट से आई है आपने इसका जवाब देना। अच्छा, आपने ये अगर कोई प्रिंसिपल को ईमेल आई है तो उसका जवाब आपने देना है, उसका जवाब, हालांकि आप लोगों को वो ईमेल देखना भी नहीं बनती कानूनी तौर पे। वो तोप से मक्खी मारने वाली बात है कि एक क्वालिफाइड हाई क्वालिफाइड एमफिल लोग हैं, पीएचडी लोग हैं, उनको कहा क्या जा रहा है कि एक ईमेल का रिप्लाई करो। इसके लिए हमने वॉलंटियरली क्या किया, हमने कहा कि हमें क्लरिकल स्टाफ दे। मैंने खुद छुट्टियों में, गर्मियों की 3 माह की छुट्टियों में 1 महीने की क्लरिकल स्टाफ को ट्रेनिंग करवाई है। ठीक है, लेकिन क्या है वो ट्रेनिंग के बाद वो फिर अपनी जाती से ट्रेनिंग करवाई है ताकि सिस्टम चल सके। आप सर क्या कहना चाहते हैं? सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ कंप्यूटर साइंस का। कंप्यूटर साइंस मैं गवर्नमेंट की एक बड़े 2 मसाइल हैं जिनकी तरफ तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ। पहला तो स्टूडेंट्स जो टीचर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, SST IT हैं, SST CS हैं, उनके जो आगे प्रमोशन स्ट्रक्चर है उसको ब्लॉक किया जा रहा है। ठीक है, जितने नए हायर सेकेंडरी बन रहे हैं उनके अंदर ग्रेड 16 की पोस्ट दी जा रही है। इस वक्त पंजाब में तकरीबन 750 स्कूल हैं मेल फीमेल मिला के, जिनमें से टोटल 190 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें मेल फीमेल की पोस्ट अवेलेबल हैं ग्रेड 17 की। ठीक है, 48 हैं जिनके अंदर ग्रेड 18 की हैं और सिर्फ 2 पोस्ट हैं ग्रेड 19 की। इससे ये है कि वो आगे जो एक मोटिवेशन होती है कि आपकी प्रमोशन आगे होगी वो ब्लॉक है। ठीक है, इसको बाद दफ़ा मिक्स भी कर दिया जाता है कि आपको आगे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे लेके जाते हैं।
लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड एक अलग इशू है। जब तक आप कंप्यूटर जो है एक इमर्जिंग सब्जेक्ट है और इस वक्त हाजिर की बड़ी शदीद ज़रूरत है, बिल्कुल है। जब आप उसके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं देंगे, आप एक SST दे देंगे या SSE ग्रेड 16 का दे देंगे, तो वो हायर सेकेंडरी स्कूल में फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की क्लासेस भी होती हैं, वो उनको कैसे पढ़ाएगा, वो मैट्रिक की क्लासेस को किस तरह अब सरकार से मुतालबा क्या है आपका, मुझे सिंपल ये बता दें। जी, वो ये है कि एक तो जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनके अंदर IT लैब्स को अपग्रेड किया जाए, जो 2009 से पुराने कंप्यूटर पड़े हुए हैं, उनके जहाँ पे एंड कंप्यूटिंग है वो तब ऑब्सोलीट हो चुकी है, उसकी तो बैक एंड सपोर्ट भी मिलना बंद हो, ठीक है, वो यूजलेस है। एक तो IT इंफ्रास्ट्रक्चर, IT लैब्स को अपग्रेड किया जाए। दूसरा, जितने हायर सेकेंडरी स्कूल हैं सब के अंदर नई SNEs बनाई जाएं, जिसके तहत ग्रेड 17, ग्रेड 18 और ग्रेड 19 की कंप्यूटर साइंस, ITE, SS, की पोस्ट दी जाएं, ताकि ये जो प्रमोशन का चैनल ब्लॉक हो रहा है ये कंटिन्यू हो। बिल्कुल ठीक है जी। टीचर्स के हवाले से मैं एक IT टीचर उस्मान शफी मेरा नाम है। ठीक है। सबसे पहले जो हमारा जो मसला वो सर्विस स्ट्रक्चर का है। IT टीचर्स का कोई सर्विस स्ट्रक्चर ही नहीं है, आगे प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं है। गवर्नमेंट ने पहली जो गवर्नमेंट थी उसने पैकेज दिया था, वो पैकेज ख़त्म हो गया, फिर टाइम स्केल की बारी आई, टाइम स्केल कुछ लोगों को दिया, अब वापस लिया जा रहा है। दूसरा B.Ed की जो शर्त लगाई, जब हम भर्ती हुए थे उस वक्त ये कहा गया था कि जो टेक्निकल सीट है इसके लिए B.Ed की ज़रूरत नहीं है, अब शर्त लगा दी गई है जिसने जब से B.Ed किया उससे तब से रेगुलर किया जाए। इनसे जो मराहत पिछली गवर्नमेंट दे गई है वो भी वापस, यानी आपको मजबूरी से B.Ed करना पड़ गया, कर लिया है, लोगों ने कर भी लिया है, और ये रेगुलर जो है वो रेगुलर की डेट खत्म करके नई डेट इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं। 2009 से जो हमें रेगुलर किया गया था, ये कह रहे हैं कि जब आपने B.Ed किया तब से आपको रेगुलर किया जाएगा। मेरे ख्याल में जब B.Ed बाद में किया है तो हमें रेगुलर पहले किया, तो उसके बाद जो हमारी सीनियरिटी बनी थी, उसके बाद हमारे दोस्त नीचे सीनियरिटी में लगे थे, उसके बाद 2010, 11, 12, 13 में जो प्रमोशंस हुई हैं, एज SST हुई हैं, हेड मास्टर हुई हैं या SS गए हैं लोग, उसमें तो फिर वो सारी सीनियरिटी ख़त्म हो जाएगी। जब हम रेगुलर ही नहीं हुए उस वक्त 2009 में, हमें बाद में B.Ed की डेट से रेगुलर किया गया है, तो उसके बाद जितनी भी प्रमोशन, जितने भी CM पैकेज, जितनी भी हमें मराहत मिली हैं वो सारी इलीगल हो गई हैं, इलीगल हुई। यानी वो हम 2009 में जब हम रेगुलर हमें कर दिया गया, अब हमें 11 साल बाद कह रहे हैं कि आपको उस वक्त गलत रेगुलर कर दिया गया, आपने B.Ed से रेगुलर होना था 11 साल के बाद। ठीक है, ये पॉलिसी देखें बुज़दार हुकूमत की क्या है, ये कह रहे हैं कि हम पॉलिसी ला रहे हैं, कह रहे हैं हम पंजाब, ये जो पंजाब में खास तौर पे सिलेबस अपग्रेड कर रहे हैं और बड़ी कर रहे हैं, हम नई पॉलिसी ला रहे हैं, लोगों को हम फेवर दे रहे हैं, तो इनका फेवर, इनकी पॉलिसी देखें कि 11 साल बाद हमें कह रहे हैं कि आपको B.Ed डेट से रेगुलर करना है। वो रेगुलराइजेशन जो आपकी 2009 में हुई थी वो नहीं, वो गलत है, उसको रिवाइज किया जाए। अगर हमें उस वक्त से बाद में रेगुलर करते हैं, तो जब B.Ed 2009 में हम रेगुलर हुए थे, उसके बाद हमारे बहुत सारे दोस्त सीनियरिटी में लगे, उस सीनियरिटी में लगने के बाद 2011, 12, 13, 14 में जितनी भी प्रमोशन, जितने भी CM पैकेज मिले हैं वो सारे के सारे इलीगल है। कम अज कम हम अगर ऐसा करेंगे तो पीछे क्या मसाइल पैदा होंगे। बिल्कुल नहीं सोचते। एक एप्लीकेशन जाती है, कोई बंदा एप्लीकेशन देता है, ये ऐसे होना चाहिए। आज की आपकी आवाज़ जो है वो सादसा के नाम है और ये सरकारी आला हुकाम तक पहुंचाई जाए। या वक्त छोटी सी ब्रेक बाद वापस आएंगे और सरकारी स्कूल एसोसिएशन पंजाब के जो सदर हैं उनके साथ बात करेंगे कि असल सूरत हाल है क्या, मुतालबात है क्या और नेक्स्ट लाए अमल क्या करने जा रहे हैं। छोटी सी ब्रेक, वापस आते हैं कुछ देर सामने लेके आ रहे हैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से। और सरकारी जो उसाज़े हैं वो सरापा एहतजाज हैं। बेशुमार मसाइल आपने देखे, ख़वातीन के मसाइल थे, उन्हें अपग्रेड नहीं किया जा रहा था। जो प्रॉमिसेस किए गए थे, जो वादे किए गए थे हुकूमत की जानिब से, चाहे वो गुज़श्ता हुकूमत है या मौजूदा हुकूमत, उन्होंने पूरे नहीं किए। मेरे साथ जो मर्द उसाज़े हैं वो भी अभी मेरे साथ मौजूद हैं, हम मज़ीद इनसे बात करेंगे और प्रोग्राम के एंड पे जो है हम बात करेंगे जो ये पंजाब के सरकारी स्कूल एसोसिएशन के सदर हैं उनके साथ कि आखिर मुतालबात प्रॉपर इनके है क्या और नेक्स्ट लाया अमल क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? इशू है क्या, किस चीज़ ने आपको मजबूर किया कि आप सड़क पे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने हमारी आवाज़ सुनी। सर बेसिकली जो है ना, हम वैसे तो तमाम टीचर के हकूक़ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम इस वक्त जो जमा है वो खसूस IT टीचर यहाँ पे जमा है, ठीक है। IT टीचर की 2-3 जो बेसिक मुतालबात हैं, ठीक है। आप सर किसी स्कूल में चले जाएँ, किसी इदारे में चले जाएँ, साइंस टीचर को देख लें, आप आर्ट्स टीचर को देख लें, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू जो तादाद है बच्चों की उस हिसाब से उनको प्रोवाइड किए गए, ठीक है। लेकिन हम पूरे स्कूल के अंदर एक IT टीचर है, ठीक है। पूरा स्कूल है, 200-400 बच्चा पढ़ता है सरकारी स्कूल। 200-400 नहीं, हज़ारों बच्चे तो टीचर एक है। हाँ जी, हाई स्कूल कोई नहीं जिसमें 1000 से कम कोई तादाद, ठीक है।
اس میں ایک ٹیچر ہے ٹھیک ہے اور اس نے صرف پڑھانا نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے پڑھانا ہو تو پھر بھی جو نا وہ چلو کمپرومائز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اس نے پھر ڈاک بھی بنانی ہے اسکول کی ٹھیک ہے اس نے بچوں کی رجسٹریشن بھی بھیجنی ہے اس نے بچوں کے داخلے بھی بھیجنے ہیں اور آج کل آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹلائزیشن ہر چیز ہوگی کمپیوٹرائز ہوگی ٹھیک ہے ہر چیز واٹس ایپ ای میل پہ ہر چیز ٹھیک اور وہ سارا کا سارا کام بھی آپ آئی ٹی ٹیچر ہیں آپ نے ہی کرنا ہے ٹھیک ہے آپ اس چیز کے ایکسپرٹ ہیں ٹھیک ہے حالانکہ اب کس بندے کو کمپیوٹر کا نہیں پتا کس بندے کو جو نا موبائل کا نہیں پتا ای میل کا کس کو بندے کو نہیں پتا ٹھیک ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلے جائیں ٹھیک ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر جو آئی ٹی پرسن ہے اس کو آئی ٹی الاؤنس دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہم اتنا کام کرنے کے باوجود بھی ہم کمپیوٹر الاؤنس اور آئی ٹی الاؤنس کے حقدار نہیں محروم ہیں آپ بھی آئی ٹی ٹیچر ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دیتے کہ انہوں نے بولا کہ ایک بندے پہ برڈن ڈال دیا جاتا ہے کہ چاہے اس نے ای میل کے رپلائی کرنے ہیں یہ کام تو سارا ایڈمنسٹریشن کا ہے تو یہ آئی ٹی ٹیچر کو کیوں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی ای میل ہو جو آئی ٹی ٹیچر کے خلاف ہو کوئی انکوائری کی ای میل ہو کوئی بھی کچھ ہو اے بی سی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پھر آئی ٹی کو کیوں ایسے پریشر ڈالا جاتا ہے میں تو سمپل اتنی سی بات کہوں گا کہ ہم لوگ سارے ایم ایس سی ایم فل لوگ ہیں ٹھیک ہے ہم بیسیکلی گسٹڈ کلرک بنا دیا انہوں نے اچھا کہ آپ 6 آپ کلاسیں بھی پڑھاؤ 7 کلرکی بھی کرو ہاں 6 بھی پڑھاؤ 7ویں بھی پڑھاؤ 8ویں بھی پڑھاؤ 9ویں پڑھاؤ 10ویں کوئی بھی سائنس ٹیچر ایس ایس ٹی جو ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے 9 10 ہم وہی ٹیچر ایسے ہیں جو کہ 6 بھی پڑھاتے ہیں 7ویں بھی پڑھاتے ہیں 8ویں بھی پڑھاتے ہیں 9 10 بھی پڑھاتے ہیں رزلٹ بھی دینا ہے اور پورے اسکول کی ڈاک جو ہے وہ بھی کرنی ہے بچوں کی رجسٹریشن سے لے کے کوئی کسی قسم کی ای میل آ جائے ایون دین کہ ہم گھروں میں کسی فنکشن میں فون آ جاتا ہے کہ جی ڈنگی کی پکچر لے کے سینڈ کرو اچھا ایسے بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے سنڈے کو بھی یعنی آپ ایڈمنسٹریشن کا کام بھی کر رہے ہیں سارا کام کرتے ہیں آپ جو ہے نائب قاصد کا کام بھی کر رہے ہیں ڈاکیے کا کام بھی کر رہے ہیں ہم جا کے ٹیلی فون کرتے ہیں چوکیدار کو بلاتے ہیں تمہاری مہربانی اسکول آ جاؤ ہیڈ کا جو ٹیلی فون ہے فلانی چیز ہم نے بھیجنی ہے فلانی چیز اسکول سے ہم نے بھیجنی ساری ذمہ داری ہمارے پہ ہے مین پاور کام میں ایشو ہے کیا مین پاور کام میں انہوں نے 2009 میں آئی ٹی ٹیچر بھرتی کی ہے جیسا کہ بھائی نے ابھی بتایا حافظ صاحب نے کہ ہر اسکول میں آئی ٹی ٹیچر صرف ایک ہے اور پوری ذمہ داری آئی ٹی کے اوپر ہے مطلب آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ایک ہیڈ ہو اور ایک آئی ٹی ہو تو شاید جو نا شاید کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے بالکل ٹھیک ہے آپ بجا فرما رہے ہیں آپ بھی آئی ٹی ٹیچر ہیں سر مجھے یہ فرما دیں کہ ہمیں یہ سمجھ آئی کہ آئی ٹی کا جو ایک ٹیچر ہے وہ باقی سارے شعبے بھی سنبھال رہا ہے جو اس کو ایکسٹرا ڈیوٹی دے دی گئی ہے سرکار کے ڈاکومنٹ میں ایسی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے جو آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے کوئی بھی بندہ جب ہائر ہوتا ہے تو اس کی ایک جاب ڈسکرپشن ہوتا ہے کہ آپ نے یہ 6 کام کرنے ہیں تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام برڈن زیادہ کر دیا جاتا ہے تو یہ پرنسپل کو آپ شکایت نہیں کرتے کہ ہم پہ برڈن زیادہ ہے یا پرنسپل بے بس ہے وہ آپ سے کام کروانے پہ مجبور ہے اصل میں ایسا ہے جی کہ مختلف وقتوں میں آئی ٹی کی ٹریننگز کروائی گئی پرنسپل صاحبان جبکہ ان کی جب پروموشن لنک ٹریننگ ہوتی ہے پرنسپل صاحبان کی تو اس میں بھی آئی ٹی کا ماڈیول ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ رویہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ کچھ پرنسپل صاحبان میرے نوٹس میں آیا ان کا آئی ٹی کا ماڈیول ان کے آئی ٹی ٹیچر نے وہاں پہ جا کے ٹریننگ میں مکمل کی ہے جب انہوں نے خود کام کیا ہی نہیں وہ کیسے کر سکتے جس کی وجہ سے آئی ٹی ٹیچرز کو جو ہے مجبور کیا جاتا ہے خاص کر خواتین آئی ٹی ٹیچرز کو بہت زیادہ مجبور کیا جاتا ہے وہ چھٹی پہ نہیں جا سکتی وہ جو ہے نا جب تک اپنا کام مکمل نہ کر لیں وہ اسکول نہیں چھوڑ سکتی تمام اسکول 1 بجے یا 2 بجے آف ہو گیا ہے آئی ٹی کے ٹیچر جو ہے شام تک بیٹھے ہیں فیمیل آئی ٹی ٹیچرز کو اسپیشلی تھریٹ کیا جاتا نہیں جی جب تک کام مکمل نہ ہو جائے آپ نے اسکول نہیں چھوڑنا ایسی شکایت بھی سننے میں ملی ہے اب آئی ٹی ٹیچرز جو 2009 تو پرنسپل کا قصور ہوا نا جو برڈن ڈال رہے ہیں تو پرنسپل کے خلاف کوئی شکایت نہیں گئی کبھی یا پریشر اس طرح کا ہے بہت سی گئی ہیں بہت سے کیسز ایسے ہیں جن میں انکوائریز بھی لگی تو سرکار اس پہ کیا کر رہی ہے سرکار اس پہ صرف یہ کرتی ہے کہ سیکریٹریٹ سے ہم نے اپنے ایسوسیشن کے طور پر ہم نے کوشش کی سیکریٹریٹ سے ڈی پی آئی آفس سے ایون کہ سی او آفیسز وغیرہ سے بھی ہم نے لیٹرز جاری کروائے کہ آئی ٹی ٹیچر جو ہیں وہ صرف کمپیوٹر کا سبجیکٹ پڑھائیں گے دوسرا سبجیکٹ بھی کوئی نہیں پڑھائیں گے کوئی ادر کام نہیں کریں گے تو کیا جواب آتا ہے سرکار کی طرف جواب اس کا یہ آ جاتا ہے لیکن پرنسپل صاحبان جو ہیں وہ ان احکامات کو ہوا میں اڑا دیتی ہیں وہ کسی کی چیز کو بادر ہی نہیں کرتے اگر کوئی آئی ٹی ٹیچر ان کو یہ آئینہ دکھانے کی کوشش کرے کہ یہ جناب یہ دیکھیں یہ میرے حقوق ہیں تو پریشرائز ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے سرنڈر کر دیا جاتا ہے چلے بالکل آپ کی بات درست جو ہے اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پنجاب کے سرکاری اسکول ایسوسیشن جو ٹیچرز ہیں کمپیوٹر کے اسپیشلی ان کے جو صدر ہیں کاشف چودھری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں کاشف صاحب بڑی مہربانی آپ نے وقت دیا آپ یہاں پہ آئے مجھے یہ بتا دیں کہ اصل ایشو ہے کہ ہم نے خواتین اساتذہ سے بات کی ہے مرد اساتذہ سے بات کی ہے اب آپ سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ
सरकार बात नहीं सुनती या आप बात कह नहीं पाते, कोई मैसेज कन्वे नहीं ठीक तरीके से हो असल रहा? इशू ये है कि देखें, पिछले महीने 13 तारीख को सेक्रेटरी साहबा से और फिर 16 तारीख को मिनिस्टर स्कूल एजुकेशन से हमारी मीटिंग हुई और बड़ी डिटेल से तमाम बातें डिस्कस। ठीक है। और उसके लिए हमने 1 महीने का टाइम भी दिया 15 अगस्त का, और 15 अगस्त के बाद हमने नया लाया अमल ऐलान करना था, और आज तक हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ना कोई वो उस पर अमल करें किसी बात पे। ठीक है। होता ये है कि एक लेटर अगर यहाँ से निकल भी जाता है तो उस पर इजला के अफसरान नहीं मानते, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। और इस वक्त हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो हमारे 11,000 सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स हैं जो पिछले 6 साल से हर साल इनकी मिन्नत करके तरले करके एक्सटेंशन कराते हैं। रेगुलराइजेशन एक्ट मौजूद है, उसके बावजूद, और वो एंट्री टेस्ट दे के आए, उसके बावजूद उनके ऊपर मुस्तकिली जो है उनकी नहीं की जा रही है। अब 11 साल से कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं, वो पिछले 6 सालों से कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं, 6 सालों की मुस्तकिली नहीं की जा रही। ठीक है। फिर दूसरा बड़ा अलमिया कि हम कंप्यूटर टीचर्स 14 साल पहले भर्ती होना शुरू हुए इस महकमे में। ठीक है। अब 14 साल से आज तक हमारे EST से SST, SST से SS और सीनियर SS और बतौर हेडमास्टर तरक्की का कोई चैनल, कोई सर्विस स्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है। बिल्कुल ठीक और है। जिस पे कोई खर्चा नहीं आता सर्विस स्ट्रक्चर बनाने कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, मैकेनिज्म बनाया नहीं ना जा रहा, तवज्जो नहीं है। फिर उसके बाद हम जो बार बार इनसे बात करते हैं, बार बार इन्हें कहते हैं कि तादाद के मुताबिक जब आप बाकी स्कूलों की सेग्रीगेशन करते हैं, बाकी असातिज़ा की सेग्रीगेशन करते हैं, तो आप हमें भी तो, जो हमारे कंप्यूटर टीचर हैं वो भी तो तादाद के मुताबिक दें ना। तो तादाद स्कूल में 3000 है, 9-10 के सेक्शन 5-5, 6-6 हैं स्कूलों के अंदर, 6, 7, 8 के अंदर कंप्यूटर कंपलसरी सब्जेक्ट है, और पूरे स्कूल में एक कंप्यूटर टीचर है। जहाँ कहीं गलती से 2 थे, उसे अब इन्होंने ये जो जबरी ट्रांसफ़र का सिलसिला शुरू किया उसके अंदर उठाया और उस दूसरे को उठा के कहीं दूर दराज फेंक दिया। हम मुतालबा करते हैं कि उस पर कोई खर्चा नहीं आता। एलिमेंट्री लेवल के ऊपर तादाद के मुताबिक कंप्यूटर टीचर फराहम करें, सेकेंडरी लेवल के करें, हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर जो है वो कंप्यूटर टीचर्स दिए जाएँ। जब बाकी ग्रेड की सीटें 17 की होती हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की, तो जब कंप्यूटर की बारी आती है तो वो 16 ग्रेड की सीट दी जाती है। इसी तरह जब हम लोग भर्ती हुए थे उस वक्त ग्रेड 17 में थे, मुस्तकिली के प्रोसेस में डाल के इन्हें 16 में कर दिया गया, और तमाम पाकिस्तान यानी आप डी ग्रेड हो गए, 17 से 16 में आ गए। और तमाम पाकिस्तान के अंदर अभी भी इस वक्त भी IT टीचर जो हैं वो ग्रेड 17 में काम कर रहे हैं बुनियादी में, और 3 दर्जाती टाइम स्केल भी ले रहे हैं। 3 दर्जाती टाइम स्केल का मतलब ये है कि अगर आपकी इन सर्विस प्रमोशन नहीं हो रही तो 10 साल के बाद अगला ग्रेड, उसके 7 साल बाद अगला ग्रेड, फिर 5 साल बाद अगला लेकिन ग्रेड। शिकायत ये भी आ रही है कि 10 साल बाद जो अगला ग्रेड है ना उस पर भी अमल नहीं हो रहा। नहीं, यहाँ सारे महकमों को मिल रहा है पंजाब में। हमारा ये ईद से पहले हमें उन्होंने असातिज़ा की इतनी इज्जत दी कि ईद से पहले वो जो 1 दफ़ा देना था वो भी ले लिया वापस। अच्छा। वो वापस विड्रॉ करने के ऑर्डर जारी कर दिए जो 1 दफ़ा मिलना था पूरी सर्विस में। ठीक है। और इन सर्विस प्रमोशन की ये हालत है कि इस वक्त हमारे स्कूल एजुकेशन के अंदर 6000 से जायद हमारे हेडमास्टर्स और प्रिंसिपल्स की सीटें खाली पड़ी हैं, उन पे हुकूमत प्रमोशन करने को दिल ही नहीं कर रहा उनका। आप ये समझें कि नहीं हायरिंग हो रही है उसको, आप ये देखें ना, जिस घर वो प्रमोशन क्या कोटा है ना, ठीक है, तो जिस घर के अंदर वालिद नहीं होगा, जिस स्कूल के अंदर प्रिंसिपल नहीं होगा, उसका क्या हाल होगा। तो पंजाब के अंदर 6000 स्कूल खाली है, और नीचे चले जाएं तो 78,000 PST, EST, SST की सीटें खाली पड़ी हैं, जिनमें से 60% से ज्यादा हमारा प्रमोशन कोटा है। तो वो प्रमोशन के ऊपर अमल दरामद इन्होंने करना है। प्रमोशन के ऊपर किसने अमल दरामद करना है? सरकार ने। वो प्रमोशन कोटे के ऊपर नहीं, हमारे लोगों को प्रमोट नहीं कर रहे, सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दे रहे, टाइम स्केल नहीं दे रहे, और कंप्यूटर अलाउंस हमें परमानेंट होने से पहले मिलता था, तमाम सूबों में अभी भी मिल रहा है। ठीक है। और परमानेंट होने के बाद कंप्यूटर अलाउंस बंद कर दिया गया। 3 दफ़ा एहतजाज किए, अब उसकी फाइल कभी भेज देते हैं, कभी वापस आ जाती है। उसके ऊपर अभी तक इन्होंने 10 सालों में कोई फैसला नहीं किया कंप्यूटर। इसी तरह ये जो ट्रांसफर्स का इशू शुरू कर दिया है, इसके अंदर एक तरफ कहते हैं कि कोरोना की वजह से स्कूल खुलेंगे तो एक क्लास के अंदर 20 से ज्यादा टीचर नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, SOP जारी हो गया। मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि एक क्लास में 20 टीचर, लेकिन जब आप स्टूडेंट टीचर रेशो बना देते हैं तो वो स्टूडेंट टीचर रेशो प्राइमरी स्कूल के अंदर 50 कर दी बच्चों की, और एलिमेंट्री और हाई स्कूल के अंदर वो आपने 60 कर दी है। तो आप कैसे वहाँ, इसका मतलब है आप जो कोरोना का SOP जारी हुआ है उसको नहीं मानते, उसको हुकूमत ही नहीं खुद ही अब वायलेट कर रही है। इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। स्कूल के अंदर टीचर्स की वो 60 के ऊपर एक टीचर कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे? तो वो स्टूडेंट जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज स्टूडेंट टीचर रेशो है वो है 20-22 बच्चों की। ठीक है। तो आप उसके ऊपर अमल करें। हमारा मुतालबा है कि इसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होना, कंप्यूटर टीचर्स भी जो खाली सीटें हैं वहाँ भर्ती करें, और एलिमेंट्री लेवल पे भी, हाई लेवल पे भी, और हायर सेकेंडरी लेवल पे भी। इसी तरह 3 दर्जाती टाइम स्केल दें। पिछले महीने हमने एहतजाज कानून नाफज करने वाले अदारों की रिक्वेस्ट पर हमने मुलतवी किया और इनसे मुज़ाकरात किए, लेकिन 1 महीना 1.5 महीना तकरीबन अब हो चुका है,
اس کے اوپر ابھی تک کوئی عمل درآمد نہیں. اچھا مجھے یہ بتا دیں کہ اب جو نیا پاکستان ایک چل رہا ہے اور بڑی تعلیم پہ توجہ ہے پرائم منسٹر صاحب کی، ہمارے جو وزیر تعلیم پنجاب ہیں مراد راس وہ بھی کہتے ہیں کہ اب نئے پاکستان میں نیا سلیبس ہوگا. شفقت محمود صاحب نے بولا کہ اپگریشن ہو رہی ہے، اب سسٹم کو ٹھیک جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بنیادیں خراب تھی اسکول کی سسٹم کی، اب ہم اس کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. تو ان بنیادیں جو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں اس سے آپ ایگری نہیں ہے اس سسٹم کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں؟ بنیادیں ایسے ٹھیک تھوڑی ہوتی ہیں کہ جہاں انٹرنیشنلی اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو 20-22 کی ہے. یکساں سلیبس کی آپ بات کرتے ہیں، آپ نے ایلیٹ اسکولوں کو تو کھلی چھٹی دے دی. یکساں سلیبس صرف وہ تو پھر گورنمنٹ اسکولوں میں ہی دینا ہے تو نہیں ایلیٹ اسکولوں پہ بھی وہ نافذ ہوگا. وہ کہتے ہیں جی ہم ایک شفقت محمود صاحب نے خود کہا پریس کانفرنس میں کہ میں نے اس ساری بات کو اسٹڈی کیا ہے. یکساں سلیبس کی وہ بات کہتے ہیں کاغذوں میں، وہ اس کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم یہ بتا دیں گے کہ جی یہ کرنا ہے، لیکن امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا. وہ کتابیں وہ اپنی اپنی چھاپ لیں. یکساں سلیبس تب امپلیمنٹ ہوگا جب کتاب سرکار دے گی. سرکار کے پریس سے کتاب نکلے گی، سرکار اپنی کتاب چھاپے گی، سرکار اپنی مرضی کا کنٹینٹ چھاپے گی. تب یکساں، یہ یکساں نہیں ہوگا کہ میں نے اور چھاپ لینا ہے، دوسرے نے اور، تیسرے نے اور. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے اسٹڈی کی ہے اس کے بارے میں سارا معاملہ، یہ یکساں تعلیمی نظام نہیں آئے گا اس طرح سے نہیں آئے گا جس طرح یہ بتا رہے ہیں لانا چاہتے ہیں. اچھا سر مجھے لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ اب آپ کے مطالبات نہیں مانے جا رہے، یہ کوئی 1 سال سے نہیں مانے جا رہے، یہ شروع سے کام چلا آ رہا ہے. اب نیکسٹ لائے عمل کیا ہے، کرنے کیا جا رہے ہیں؟ کیوں نہیں آپ دروازہ کھڑکاتے مراد راز صاحب کا کہ بھائی ہمارے مسئلے حل کریں؟ کیوں نہیں آپ اس ادارے کے اندر جاتے، باہر احتجاج کرتے ہیں؟ لیکن پہلے بھی مسئلہ بیٹھ کے حل کریں. ان کے ساتھ 2 دفعہ 3 دفعہ ہم بیٹھ چکے ہیں، لیکن وعدہ کرتے ہیں، بعد میں کوئی اس وعدہ نبھاتے نہیں. آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی نہیں سنی جا رہی. آپ کا جو پروگرام ہے، آپ کی آواز کے لاہور رنگ کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا، اور اس کے توسط سے میں آج اعلان کرتا ہوں کہ 9 ستمبر کو، یہ تو آج جو ہے نا ایک ٹوکن سا تھا، اور 9 ستمبر کو انشاءاللہ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس 8 کلب روڈ کے باہر پورے پنجاب سے اساتذہ اکٹھے ہوں گے، اور انشاءاللہ وہاں پہ ہمارا احتجاج ہوگا. اور یہ مطالبات نہیں مانیں گے تو ہم بار بار احتجاج کریں گے. ہمیں مہینے میں 6 دفعہ احتجاج کرنا پڑا، ہم وہ بھی کریں گے. 4 دفعہ ہم سڑکوں پہ رہیں گے. سڑکوں پہ رہیں گے، سڑکوں پہ رہنا ہے جب تک یہ مطالبات نہیں مانتے. 9 ستمبر کو 11 بجے دن کو ہم جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس 8 کلب روڈ کے باہر احتجاج کریں گے یا دھرنا شرنا دینے کا کوئی پروگرام؟ دھرنا دیں گے. ایک دفعہ، پہلی دفعہ تو احتجاج ہے نا، تو دھرنا دیں گے. ہم وزیر اعلیٰ صاحب کا دروازہ کھٹکائیں گے، دروازہ ضرور کھٹکھٹائیں گے کہ یہ جو وعدے کرتے ہیں ہم سے انہیں اتنی یہ بھی سمجھائیں، یہ توفیق بھی دیں کہ وہ وعدہ مسلمان نے پورا بھی کرنا ہوتا ہے. چلیں بہت شکریہ کاشف چوہدری صاحب، بہت شکریہ. انہوں نے ایک جو ہے اعلان کر دیا ہے اس پروگرام میں، ہمارے پروگرام میں، کہ 9 ستمبر کو جو ہے یہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر احتجاج کرنے جا رہے ہیں. نہ صرف یہ ٹیچر لاہور سے آئیں گے بلکہ پنجاب بھر کے جو ٹیچر ہیں وہ اس میں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ وہ شرکت کریں، اور وہاں باقاعدہ جو ہے احتجاج کیا جائے گا، دھرنا دیا جائے گا، اور مطالبات جو ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر سڑک کے اوپر جو ہے کلب روڈ پر رکھے جائیں گے. آخر یہ مطالبے کی کیوں جو ہے ضرورت پیش ہے، یہ احتجاج کی کیوں ضرورت پیش ہے؟ حالانکہ جو ستمبر کا مہینہ ہے وہ تو جنگ ستمبر تھی، وہ پاکستان جو ہے اس نے جنگ جیتی تھی اور اپنے دشمن ملک بھارت سے جو ہے وہ ایک اور کامیابی نہیں حاصل کی تھی. اب یہ اسی ستمبر کے ماہ میں 9 ستمبر کو احتجاج کرنے جا رہے ہیں. اب میری جو ہے آپ کی ٹیم کی آواز کی یہ درخواست ہے، خاص طور پہ جو ہمارے منسٹر ہیں پنجاب کے مراد راز صاحب، اور جو تعلیم کا باقی محکمہ ہیں، کہ خدا رہا ان کے مطالبات سن لیے جائیں تاکہ احتجاج کی نوبت نہ آ جائے. 9 ستمبر ابھی بہت دور ہے، اس سے پہلے کوئی بیٹھ کے کوئی میٹنگ ہو جائے، ان کو بلا لیں یا یہ آپ کے پاس آ جائیں تاکہ آپ کا معاملہ آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ کسی طرف نکل سکے. اور یہ اساتذہ جو ہیں جو قوم کے مستقبل کو پڑھاتے ہیں، ان کو یہ زحمت نہ ہو کہ وہ سڑکوں پہ آئیں اور پوری دنیا دیکھے کہ ہمارے اساتذہ کی کیا رسپیکٹ جو ہے اسپیشلی پنجاب میں کی جا رہی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اس مسئلے کو اللہ پاک جو ہے وہ جلد سے جلد حل کرے اور تمام اساتذہ کے لیے جو ہے آسانی پیدا ہو. پروگرام آپ کی آواز کے میزبان زبیر سے ڈھیلو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.